नमस्कार साथियों, जय हिंद। गणित शिक्षण की अत्यंत एक श्रेष्ठ विधि पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आगमन विधि जो होती है, आगमन विधि, इसे गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियों में से एक विधि माना जाता है। और इस विधि के अंतर्गत प्रमुख तौर पे जो दो बातें निहित होती हैं, वो प्रमुख तौर पे मैं जब गणित की प्रकृति के बारे में चर्चा करता हूं और मैंने बताया है, तो वहां मैंने इस बात को कहा कि गणित मूलतः आगमनात्मक प्रक्रिया होती है। गणित की जो बेसिकली प्रकृति है वो मूलतः आगमनात्मक है, यानी कि हम प्रारंभ में आगमनात्मक चिंतन करते हैं, वहीं से इस आगमन विधि की बात है। प्राचीन काल में अरस्तु के टाइम से इसका प्रारंभ माना जाता है, एक तरीके से स्रोत वहां से मिलते हैं। तो अरस्तु को इस विधि का प्रतिपादक हम मानते हैं, आगमन विधि का। और गणित में नवीन सिद्धांतों, निष्कर्षों की स्थापना, खोज की विधि, स्थापित करने की विधि ये मानी जाती है। आगमन विधि का सबसे बड़ा जो गुण होता है, सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जब भी नवीन किन्हीं अवधारणाओं का परिचय देना हो, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि गणित में नवीन अवधारणाओं के परिचय की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। तो नवीन अवधारणा जो बच्चे को अब तक पता नहीं है और आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। मैं आगमन विधि के बारे में आपको बहुत अच्छी कुछ चीजें मैं आपको लिखाता हूं, और शायद इससे बढ़िया आगमन विधि शायद आपको कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है। मैं बड़े अच्छे गणित के एग्जाम्पल्स के साथ इसको मैं क्लियर कराऊंगा। तो आगमन विधि से बात करते हैं हम लोग, प्रतिपादक से स्टार्ट करते हैं। प्रतिपादक जो माना जाता है, प्रतिपादक इसका अरस्तु को माना जाता है, प्राचीन विधि है अरस्तु। और अरस्तु जो थे वो यूनान, ग्रीक के, यानी कि ग्रीस जो है वहां से इनका संबंध है। और आगमन विधि में, आगमन विधि में आगमन आगमन विधि को गणित शिक्षण की गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि माना जाता है, श्रेष्ठ विधि माना जाता है, जिसमें बालक अपने तर्क, चिंतन, निर्णय जैसी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचता है। ये एक बात क्या है, इसको समझाता हूं मैं। सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचता है। तो सामान्य निष्कर्षों तक बालक क्या करता है, अलग अलग कई सारी घटनाएं देखता है। उन सारी घटनाओं में कहीं एक विशिष्ट पैटर्न पहचानता है, विशिष्ट समान पैटर्न पहचानता है, और अपनी मानसिक शक्तियों से, यानी कि तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा, निर्णय के द्वारा, वो उन सामान्य सभी घटनाओं में जो एक कॉमन जो चीज है, विशिष्ट पैटर्न जो है, उसे देख करके एक सामान्य सिद्धांत की स्थापना की ओर जाता है। इसीलिए आगमन को हम सामान्य अनुमान की प्रक्रिया कहते हैं। आगमन जो होती है, इसीलिए आगमन सामान्य अनुमान की प्रक्रिया होती है। आगमन सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है, सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है, सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है। और सामान्य अनुमान कैसे लगाएगा बच्चा? सामान्य अनुमान का मतलब क्या है? सामान्य अनुमान का मतलब है कि घटनाएं कई सारी हों, घटनाएं अलग अलग हों, उनमें अलग अलग घटनाओं में एक समान पैटर्न देके फिर एक ऐसा अनुमान लगाए जो सब पे लागू हो, जो सब पे लागू, ये सामान्य अनुमान होता है। और इसीलिए
बालक विभिन्न घटनाओं में, बालक विभिन्न घटनाओं, स्थितियों, विभिन्न घटनाओं, स्थितियों में, स्थितियों में एक समान, एक समान विशिष्ट पैटर्न पहचान, मैं अभी उदाहरण के साथ बताऊंगा इसको, एक समान विशिष्ट पैटर्न, विशिष्ट पैटर्न पहचानता है, विशिष्ट पैटर्न पहचानता है, उसके आधार पर, उसके आधार पर सामान्यीकरण करता है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। ध्यान रखो, ये जो जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है, ये आगमन का मूल तत्व है। यानी कि जनरलाइजेशन करना ही आगमन प्रक्रिया होता है। और जनरलाइजेशन करना क्या होता है? आप अलग अलग घटनाओं में एक समान स्थिति देख करके फिर आप एक सामान्य निष्कर्ष निकाल रहे हो। कैसे? अभी एक उदाहरण के, एक क्या, दो तीन उदाहरण के माध्यम से मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगा। तो सामान्यीकरण, उसके आधार पर सामान्यीकरण करके एक सिद्धांत या नियम की स्थापना करता है, सिद्धांत या नियम की स्थापना करता है। कैसे करता है ये आप देखें, मैं आपको बताता हूं। ऐसे अनेक दो तीन उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को, कि अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, उनमें कुछ समानता का पैटर्न पहचान रहा है, फिर एक सिद्धांत सूत्र की स्थापना कर रहा है। कैसे करता है और क्या होती है आगमन प्रक्रिया, इसको आप ध्यान से देखकर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक अध्यापक क्या करता है, शिक्षण विधा में जब आगमनात्मक तौर से एक अध्यापक को चलना होता है, ध्यान रखो, शिक्षण विधा में एक अध्यापक जब आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। क्योंकि अभी हम शिक्षण सूत्रों की बात करेंगे, वहां हम लिखेंगे कि उदाहरणों से नियम होती है, विशिष्ट से सामान्य होती है। इन सब का शिक्षण सूत्रों का अर्थ क्या है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक अध्यापक को बच्चों तक एक सिद्धांत तक पहुंचाना है, वो आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो बच्चों से बोलता है कि बच्चों बताओ, कोई सम संख्या बताओ, सम संख्या कौन कौन सी है। तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी सम संख्याएं तो कई सारी हैं। उसने कहा कौन कौन सी है? उसने कहा गुरुजी 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है। गुरुजी ने कहा और बड़ी सम लो, कोई और बड़ी सम लो। बच्चे ने कहा गुरुजी 20 सम है। गुरुजी ने कहा और बड़ी सम लो, कोई सी भी जो इच्छा है लेकिन होनी चाहिए सम। बच्चे ने कहा कि गुरुजी और बड़ी लेना चाह रहे हो तो लो, और ले ली, बड़ी ले, 46 ये भी सम है। तो आपने बच्चों से कहा कि कोई भी सम लो, कुछ उदाहरण सम के लो। फिर आपने बच्चों से कहा कि एक काम और करो, अब आप विषम के उदाहरणों को तो बताओ, विषम कौन कौन सी है। बच्चे ने कहा गुरुजी विषम भी कई सारी हैं, कौन कौन सी विषम है? तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी कई सारी विषम है, जैसे 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। गुरुजी ने कहा और बड़ी विषम लो, और बड़ी विषम लो, छोटी मोटी विषम लो। गुरुजी 19 विषम है, और बड़ी विषम ले लो। बच्चे ने कहा और बड़ी विषम लो। गुरुजी 53, एक उसके दिमाग में आया 53, क्योंकि उसे पता है कि 1 3 5 7 9 ये विषम अंक होते हैं, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, वो सारी की सारी विषम है। अलग अलग उदाहरण विषम के, अलग अलग उदाहरण सम के लेते हैं, और फिर हम एक क्रिया कराते हैं कि बच्चों एक काम करते हैं, एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम को जोड़ करके देखते हैं और परिणाम देखते हैं, परिणाम क्या आता है। तो बच्चों ने कहा जोड़ो गुरुजी, और हम जब जोड़ते हैं तो जो योग आता है, आप योग पे चर्चा करते हो, इसका योग आता है 2 1 3, इसका योग आता है 4 और 3 7, इसका 6 और 5 11, इसका 8 7 15, इन सम और विषम का योग आता है 20 और 19 39, इनका सम आता है 46, 6 और 3 9, 4 और 5 9 99। आप इन सब के सम और विषम की योग आप निकालते हो, और फिर आप बच्चों से कहते हैं कि ये जो विषम जो योग जो आ रहा है, इस योग फल पे गौर करो, ये कैसा आ रहा है। प्रत्येक स्थिति में आपने अलग अलग सम ली, अलग अलग विषम ली, जो मन में था वो ली, लेकिन उन सब का योग करके जो योग फल आ रहा है उसके अंदर कुछ समान पैटर्न दिख रहा है क्या। और बच्चे जब विषम और सम के योग को देखेंगे और देख करके कि हाँ गुरुजी एक चीज हमको दिखाई दे रही है कि सब के सब योगफल के जो मान है सारे के सारे विषम है, ऐसे अनेक कुछ और उदाहरण बच्चों के साथ लें, और उस आधार पर आप इनके अलावा भी कोई सम प्लस कोई विषम ले सकते हैं। उनका योगफल भी जब विषम आएगा तो बच्चों से आप ये कह सकते हो कि अब आप बताओ आपके दिमाग में
क्या एक सामान्य अनुमान क्या लगा है? बच्चे कहेंगे गुरुजी सामान्य अनुमान लग गया है, और सामान्य अनुमान ये लगा है कि कोई भी सम और कोई भी विषम को जब जोड़ा जाता है तो फिर मान जो आता है वो सदैव विषम आता है। ये एक बच्चे ने सामान्य अनुमान लगाया तो एक सूत्र की स्थापना हो गई कि कोई भी सम और कोई भी विषम संख्या का योग हमेशा एक विषम संख्या होता है। ये एक सामान्य अनुमान लगा। ये आगमनात्मक तरीका है। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल रेखागणित से एक एग्जाम्पल मैं बच्चों को कई बार बताता हूं। रेखागणित से एक एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे कुछ आकृतियों पर बात कर रहा हूं, सूत्र की स्थापना की बात है कि आगमन विधि सूत्र की स्थापना का मार्ग, खोजने का मार्ग। जैसे अभी हम गुण दोष में लिखेंगे तो आप देखें, जैसे बच्चों के साथ आप रेखागणित में आप एक काम कराते हो। रेखागणित में ये बच्चा एक त्रिभुज है, बच्चा जानता है त्रिभुज क्या होता है। ये एक चतुर्भुज है, ये एक पंचभुज। ये एग्जाम्पल मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बहुत देता हूं। मेरी ऑफलाइन क्लास के बच्चों को इस एग्जाम्पल को देख करके याद आ जाएगा, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखो बच्चों के साथ, ये बहुभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। ये 3 भुजाओं का है। यहां 4 भुजाएं हैं, यहां 5 भुजाएं हैं, और यहां 6 भुजाएं हैं। अब आप बच्चों से बोलते हो कि बच्चों हम एक काम कर, बच्चे को ये पता नहीं है कि किसी बहुभुज के जो अंदर के कोण है, उन सब का जो सभी आंतरिक कोण है, सभी अंतः कोण है, उनका योग कितना होता है। बच्चे को ये सिद्धांत पता नहीं है। बच्चे को केवल ये पता है, बच्चा केवल इतना जानता है कि जो त्रिभुज जो होता है उसका 180 डिग्री होता है। ये बच्चे को बस विदित है, ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है। और इस पूर्व ज्ञान को भी आप अलग अलग आकार के त्रिभुज कटवा करके उसके तीनों कोण नपवा करके आप बच्चे को ये अधिगम आपने करा दिया है। ये स्वयं सिद्धि की श्रेणी में भी आता है कि त्रिभुज बस इसका। बाकी 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का, 8 भुजाओं का, 10 भुजाओं का, 50 भुजाओं का, 100 भुजाओं का बहुभुज, उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है वैसे, लेकिन आप आगमन विधि से पढ़ाते हो तो देखो बच्चा चुटकियों में इस नियम को सीख जाए, सूत्र की स्थापना कर लेता है आगमनात्मक पद्धति से। तो बच्चे को 3 भुजाओं की आकृति पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, बच्चे को पता नहीं है। तो आप आगमनात्मक पद्धति से काम करते हो। आप बच्चे को बोलते हो कि चल 4 भुजाओं की आकृति है, एक काम करो कि तेरे को त्रिभुज आते हैं, इसमें त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज कितने बनेंगे। और त्रिभुज ऐसे बनाना है, एक कटना नहीं है एक दूसरे से। तो किसी एक शीर्ष से आप रेखा खींच करके, रेखाखंड खींच करके और आप त्रिभुज बना सकते हो। तो 2 त्रिभुज इसमें बनते हैं, 1 और 2। तो आपने कहा कि 2 त्रिभुज बन गए, और एक त्रिभुज का 180 डिग्री है, तो 2 त्रिभुज हैं तो इसका कितना आएगा, 2 गुणा 180। 2 त्रिभुज है तो बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी। अब आपने 5 भुज, जो 5 भुजाओं का उसमें पंचभुज में, उसमें भी आपने त्रिभुज बनवाई एक शीर्ष से लाइन खींच करके, और वहां पर त्रिभुज 1 आया, 2 आया, 3 त्रिभुज आए। और एक त्रिभुज का 180 डिग्री है, 3 त्रिभुजों का 3 गुणा 180 डिग्री, यानी कि 18 दूनी 36, 360 डिग्री, 18 3 54, 540 डिग्री। पंचभुज के 5 अंत कोणों को 540 डिग्री होता है। षटभुज में देखें 6 भुजाओं के में, वहां भी किसी एक शीर्ष से आप रेखाखंड खींच करके इसको त्रिभुज में 1 2 3 4 त्रिभुज में विभक्त कर लिया। और एक त्रिभुज का 180 डिग्री है, 4 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज का 4 गुणा 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री होता है। अब ये काम आपने अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ध्यान रखो भी, आगमन विधि के जब मैं सोपान लिखाऊंगा, आगमन विधि के सोपान ही ये होते हैं। पहला सोपान होता है विभिन्न उदाहरणों की प्रस्तुति करना। ये अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समझ लो ये टॉपिक मैं शिक्षक होकर के आपको आगमनात्मक विधि से पढ़ा रहा हूं। सिद्धांत की स्थापना करेंगे कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या निकल के आ सकता है। ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य बच्चों को पता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं आगमनात्मक विधि से पढ़ा रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, आप बच्चे हैं। तो उसे केवल त्रिभुज का पता था 180 डिग्री का, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, 7 भुजाओं को, 8 भुजाओं को बच्चे को कुछ पता नहीं है। अब आपने अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। आगमन विधि का दूसरा सोपान होता है कि आप बच्चों से इस बात को बोलते हो कि अब इनको निरीक्षण करके कोई एक पैटर्न आपको दिख रहा है। यहां पे आप एक रूपता की दृष्टि से ये करते हो, 4 गुणा 180, 3 गुणा 180, 2 गुणा 180, तो इसको आप 1 गुणा 180 कर लेते हो, जिससे एक थोड़ी सी एक क्रमबद्धता आ जाएगी। और अब आप बच्चों से बोलते हो कि देखो इनमें कुछ एक पैटर्न छिपा है, उस पैटर्न को पहचानो। बच्चा गौर से इसको देखता है, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 3 भुजा, 1 गुणा 180, 4 भुजा, 2 गुणा 180, 5 भुजा, 3 गुणा 180,
6 भुजा 4 गुणा 180। बच्चा कहीं पकड़ने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है बच्चा थोड़ा शार्पली अगर देखे तो उसे एक बात समझ में आती है कि हाँ यार, एक बात समझ में आ रही है कि 3 भुजाओं का था तो 1 गुणा 180, 4 भुजाओं का था तो 2 गुणा 180, 5 भुजा का है तो 3 गुणा 180, 6 भुजा का है तो 4 गुणा 180। तो 1 2 3 4 गुणा क्रम से बढ़ रहा है 180 में। तो 6 भुजा तो 7 भुजा का होगा तो 5 गुणा 180, 8 भुजा का होगा तो 6 गुणा 180। तो स्थिति ये निकल के आ रही है, स्थिति ये निकल के आ रही है कि जितनी भुजाओं की आकृति है, जितनी भुजाओं की आकृति है, उतनी भुजाओं की आकृति से 2 कम। जैसे 6 भुजाओं की आकृति है तो 2 कम यानी कि 4 गुणा 180। 5 भुजाएं हैं तो 3 गुणा 180। 4 भुजाएं हैं तो 2 गुणा 180। आप बच्चे को बता सकते हैं कि देख, जब 6 भुजाएं हैं तो 2 गुणा, 6 भुजाएं हैं तो 2 कम हो गए 4 गुणा 180। जब 5 भुजाएं हैं तो फिर 2 कम हो गए 3 गुणा 180। जब 4 भुजाएं हैं तो 2 फिर कम हो गए 2 गुणा 180। तो बच्चे ने निरीक्षण में एक पैटर्न पकड़ा कि हाँ गुरुजी, ये मैं समझ पा रहा हूं कि जितनी भुजाएं हैं उतनी भुजाओं से 2 कम हो रहे हैं, भुजाओं से 2 कम हो रहे हैं, तब 180 का गुणा हो रहा है। क्योंकि आपने बच्चे से यहां पूछ लिया कि 4 भुजाओं में 2 गुणा 180, 5 भुजाओं में 3 गुणा 180, 6 भुजाओं में 4 गुणा 180। अगर भुजाएं 7 होती तो 7 भुजा होती तो 5 गुणा 180। अगर भुजाएं 8 होती तो 8 भुजाएं होती तो 6 गुणा 180, 6 गुणा 180। अगर भुजाएं 9 होती तो 9 भुजाएं होती तो 7 गुणा 180। तो बच्चे ने एक पैटर्न पकड़ लिया कि जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम करके 180 से गुणा हो रहा है। तो आपने कहा कि भुजाएं अगर n हो, भुजाएं अगर n मान ली जाए, n हो तो n-2 गुणा 180 डिग्री, ये बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र आपका बन गया कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है जितनी भुजाएं उससे 2 कम का गुणा। अब परीक्षा, अब ये तो आपने सीख लिया, परीक्षा में सवाल जब भी आ जाएगा 15 भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, आपको 15 में से 2 घटाना है, 13 का गुणा 180 में कर देना है। अब तो ये 5वीं क्लास के बच्चे के लिए भी बड़ा सरल हो गया। बच्चे को आप जितनी भुजाओं का बहुभुज बोलोगे, आपने किसी बच्चे से बोल दिया कि बता 22 भुजाओं का बहुभुज है, उसके सभी 22 अंतः कोणों का योग कितना होगा, बच्चा 22 में से 2 घटाएगा, 20 का गुणा 180 से कर देगा। कितना सरल हो गया है। आप जब आगमनात्मक और एक सामान्य सूत्र की स्थापना आपकी हो गई है, जिससे आप कितनी भी भुजाओं के बहुभुज पे आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये आगमनात्मक पद्धति में सामान्य अनुमान करके तर्क से, चिंतन से, अपने निर्णय शक्ति से आप एक सामान्य अनुमान, सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचते हो। तो इसीलिए आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक अंक गणित से, एक रेखा गणित से। और आपने देखा आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हम क्या लिख सकते हैं। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कि आगमन विधि जो होती है वो सदैव उदाहरणों से, और परीक्षा में तो इसी में से बहुत सवाल आते हैं कि कौन सा एक आगमन का शिक्षण सूत्र नहीं है, तो उदाहरणों से नियम की ओर, उदाहरणों से नियम। दूसरा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट मतलब अलग अलग उदाहरण, सामान्य मतलब एक सामान्य सिद्धांत। तीसरा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म बहुत सारे हैं, उससे आपने एक सूक्ष्म सूत्र बना दिया, स्थूल से सूक्ष्म। प्रत्यक्ष यानी कि जो आपके सामने है उससे प्रमाण, यानी कि एक सिद्धांत। प्रमाण का मतलब एक सिद्धांत होता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण और ज्ञात से अज्ञात। आपको
उदाहरण जो है वो आपके सामने ज्ञात हैं, ज्ञात से अज्ञात। तो ये जो उदाहरणों से नियम, ये आप देखें, उदाहरणों से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, ये आगमन के मुख्य शिक्षण सूत्र होते हैं। और ये जब मैं निगमन विधि पढ़ाई है तो निगमन विधि को आप देखेंगे, निगमन विधि अगर आगमन, चूंकि निगमन विधि आगमन की बिल्कुल विपरीत होती है। आगमन में जहां सूत्र सिद्धांत की स्थापना सबसे अंत में होती है, वहीं निगमन में सिद्धांत या सूत्र सबसे पहले बताया जाता है। इसीलिए निगमन विधि आगमन की बिल्कुल विपरीत विधि मानी जाती है। तो हम जब निगमन के शिक्षण सूत्र बनाएंगे तो जो आगमन के शिक्षण सूत्र हैं उनको यूं पलट देंगे, ये आगमन के हैं, यूं पलट दोगे निगमन के शिक्षण सूत्र बन जाएंगे। यानी कि उदाहरणों से नियम, ये आगमन है, तो नियम से उदाहरण, ये निगमन है। विशिष्ट से सामान्य आगमन है तो सामान्य से विशिष्ट निगमन हो जाएगा। ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। तो परीक्षा में जब ये सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, ये प्रमुख तौर पे आप इनको ध्यान रखना है, ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। आगमन विधि में सोपान क्या होंगे? आगमन विधि के सोपान किन चरणों से होकर के प्रक्रिया निकलती है? आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के सोपान, और सोपान मतलब चरण, और जिन चरणों से होकर के प्रक्रिया निकलती है, सबसे पहला सोपान होता है विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, जैसे मैंने आपके उदाहरणों की प्रस्तुति, जैसे मैंने आपके सामने अलग अलग उदाहरणों की प्रस्तुति की, विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। दूसरा सोपान क्या होता है? दूसरा सोपान होता है उदाहरणों का निरीक्षण। उदाहरणों का निरीक्षण, उदाहरणों का निरीक्षण। तो उदाहरणों का निरीक्षण हो गया, बच्चे सारे उदाहरणों का निरीक्षण करेगा। तीसरा सोपान क्या होता है? विशिष्ट पैटर्न पहचानना। विशिष्ट पैटर्न पहचानना तथा उनके आधार पर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना। सामान्यीकरण करना, ये चौथा, तीसरा सोपान होता है। और चौथा होता है परीक्षण तथा सत्यापन। ये जो तीसरा सोपान होता है, ध्यान को, यही सिद्धांत की निष्कर्षों की प्राप्ति होता है। निष्कर्षों की प्राप्ति, मुख्य तौर पर आपको प्रक्रिया से, सोपान भी आपको रटने नहीं है, आपको सबसे पहला सोपान आपको याद रखना है कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत होंगे, दूसरे नंबर पर उदाहरणों का निरीक्षण करके वो कुछ पहचानने का प्रयास करेगा, और जब पहचान लेगा तो जनरलाइजेशन करके एक निष्कर्ष निकालेगा और उसका परीक्षण सत्यापन करेगा। ये एक प्रक्रिया आपको देखनी, सोपान की प्रक्रिया। सोपान रटने नहीं है। परीक्षा में जिन बच्चों को डाउट होता है कि परीक्षा में प्रकार आएंगे उसके, सोपान के वो पूछे जाएंगे कितने सोपान होते हैं, तो संख्या कभी नहीं पूछी जाती है आगमन में, लेकिन कौन सा है आगमन का शिक्षण सूत्र, कौन सा नहीं है, वहां पे आपको प्रक्रिया के तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो आगमन के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, आगमन के सोपान क्या होते हैं, और ध्यान को आगमन विधि से जुड़े जो 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 तथ्य हैं, वो तथ्य आपको विशेष तौर पर ध्यान इसलिए रखने होते हैं क्योंकि आगमन विधि गणित शिक्षण विधि में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। आगमन विधि के गुण दोष अभी हम लिखेंगे, लेकिन आगमन जो है वो आगमन सामान्य अनुमान तक पहुंचने की प्रक्रिया है, निश्चित निष्कर्षों की, सिद्धांतों की स्थापना की प्रक्रिया है। और नवीन अवधारणा का परिचय जब देना हो तो उसके लिए आगमन विधि से श्रेष्ठ कोई विधि नहीं होती है। नवीन उदाहरणों के, नवीन अवधारणाओं के परिचय, नवीन अवधारणाओं के परिचय के लिए। तो मैं आगमन विधि के गुण दोष पर बात कर लेता हूं। आगमन विधि के गुण दोष क्या होते हैं? आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के गुण क्या होते हैं? आगमन विधि के गुण, और ध्यान से देखते जाएंगे बहुत अच्छे से। नंबर 1 सबसे प्रमुख गुण मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
जो, और मनोवैज्ञानिक विधि किन किन विधियों को मानेंगे ये यहीं पे समझ लो आप। मनोवैज्ञानिक विधि उन विधियों को मानेंगे जो बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करती हो, उनके तर्क, चिंतन, निर्णय, ध्यान, इन सब का विकास करती हो। तो मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों की मानसिक शक्तियों, जो बालकों की मानसिक शक्तियों, बालकों की मानसिक शक्तियां जैसे तर्क, चिंतन, तर्क, चिंतन, निर्णय क्षमता, प्रमुख तौर पे हम इन तीनों को लेते हैं, का का विकास करती है। और विकास करती है मानसिक शक्तियों का, इसलिए मनोवैज्ञानिक विकास करती है। नंबर पहला गुण। नंबर दूसरा गुण, इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि बच्चे ने रटा नहीं है, बच्चे ने सूत्र या सिद्धांत की स्थापना की, सूत्र या सिद्धांत की स्थापना की, रटा नहीं है, तो अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 3, अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों। और ये बात क्यों हम बोल रहे हैं, इस बात को क्यों उल्लेख कर रहे हैं, सक्रिय रहते हैं इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि कई सारी विधियां ऐसी हैं जिसमें केवल और केवल शिक्षक सक्रिय होता है, शिक्षक केंद्रित होती है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है। ऐसी विधियां जिनमें अध्यापक ही प्रमुख होता है प्रक्रिया का, उन्हें प्रभुत्ववादी विधि मानते हैं क्योंकि अध्यापक का प्रभुत्व है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल विद्यार्थी सक्रिय होता है, अध्यापक केवल परामर्शदाता होता है। जैसे प्रायोजना विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, पूरी तरीके से विद्यार्थी सक्रिय होता है। लेकिन ये विधि जो है इसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं, तो सक्रिय अधिगम की प्रेरित करने वाली विधि मानी जाती है। इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अगला चौथा, खोज का मार्ग है। खोज का मार्ग मानी जाती है, खोज का मार्ग मानी जाती है। ध्यान रखो, आगमन विधि जो होती है ये खोज का मार्ग मानी जाती है, और इसलिए खोज का मार्ग के बालक जिस नवीन सिद्धांत, नवीन निष्कर्ष की स्थापना कर रहा है, वो बच्चे ने अलग अलग उदाहरणों से, प्रक्रिया से गुजरते हुए उनका जनरलाइजेशन करके खुद खोजा है, इसीलिए खोज का मार्ग मानी जाती है। और खोज का मार्ग मानी जाती है इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण रिसर्च का विकास करती है, दृष्टिकोण का विकास करती है। अनुसंधानात्मक रिसर्च, बच्चा रिसर्च करता है तो रिसर्च की प्रक्रिया में यही आगमन ही चलता है। वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है उसमें आगमन ही चलता है, प्रक्रिया आगमनात्मक ही होती है। इसलिए आगमन विधि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करने की श्रेष्ठ विधि माना जाता है। और इसीलिए इसीलिए ये कुछ वैज्ञानिक विधियों जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि का आधार होती है। आप जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वहां पे मैं जब आपको, जहां पे आपको प्रयोगशाला विधि बताऊंगा, जहां पे आपको ह्यूरिस्टिक विधि बताऊंगा,
वहां पे हम इस बात को लिखेंगे, ये प्रश्न वहां पे आता है कि ह्यूरिस्टिक विधि का आधार कौन सी विधि होती है, प्रयोगशाला विधि का आधार कौन सी विधि होती है। ध्यान को इन विधियों का आधार आगमन विधि ही होती है, क्योंकि वहां पे नवीन खोज होती है, और नवीन खोज जहां पे होगी वहां पे आगमन ढोल बजा करके डंके की चोट पर होगा। तो कई वैज्ञानिक विधियों का आधार होती है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आठवां नहीं, सातवां बिंदु नवीन संप्रत्ययों। संप्रत्यय यानी कि कोई भी टॉपिक है, कोई अवधारणा है, नवीन संप्रत्ययों, दूसरा शब्द भी लिख देता हूं, अवधारणाओं का परिचय देने। ये आप बड़ा ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नवीन अवधारणा का परिचय, आपको जब बच्चे को पहली बार ये बताना है कि औसत क्या होता है, जब बच्चे को पहली बार बताना है कि प्रतिशत क्या होता है, जब बच्चे को पहली बार बताना है कि भिन्न क्या होती है, जब बच्चे को पहली बार बताना है कि महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, बच्चा पहली बार जब जानेगा तो आपको हर हालत में ये बताना पड़ेगा। कौन सी विधि से बताना पड़ेगा? आगमन विधि से। तो इसीलिए जब आप नवीन अवधारणा का परिचय सबसे पहले बच्चा जानता है तब आगमन का प्रयोग करते हो। इसीलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए, और इस प्रश्न को बड़े दिमाग में बिठा लेना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, साथ ही साथ पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों के लिए, औसत और पिछड़े बालकों के लिए, औसत तथा पिछड़े, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि औसत तथा पिछड़े बालकों के लिए, औसत तथा पिछड़े बालकों के लिए के लिए औसत तथा पिछड़े बालकों के लिए श्रेष्ठ विधि है। ये परीक्षा में कई बार सवाल आया है कि औसत और पिछड़े बालकों के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। जब किसी नवीन कॉन्सेप्ट का, नवीन अवधारणा का पहली बार परिचय देना है तो श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। अब बच्चों से जब मैं ऑफलाइन क्लास में संवाद करता हूँ, बच्चे जब पूछते हैं कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए सबसे बेस्ट क्यों है, तो उसका कारण ये कि सभी नवीन अवधारणाओं का पहली बार परिचय बच्चा इन्हीं कक्षाओं में तो करता है। पहली बार वो ये जानता है इन्हीं क्लासों में कि भिन्न क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है, लघुत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल, ये क्या होती है, ये सब इन्हीं क्लासों में तो जानता है। तो जब ये इनको जानेगा, उन्हीं क्लासों में आगमन का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक इस स्तर की श्रेष्ठ विधि होती है। ध्यान को निगमन विधि को उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ये निगमन विधि का दोष है कि उसे हम प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सूत्र बता के काम किया जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये टेंशन रहेगा कि ये सूत्र आया कहां से है, ये बड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए निगमन विधि को हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं छोटी कक्षाओं के लिए, आगमन विधि को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये आगमन विधि के प्रमुख गुण हैं। और मैं आगमन को मैंने जैसे उदाहरण से मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, आगमन में फिर वही प्रक्रिया चलिए, बच्चा अलग अलग घटनाओं में कई समान पैटर्न देख रहा है, उसके आधार पर एक सामान्य थॉट बना रहा है, सामान्य अनुमान निकल रहा है। तो मैंने वो सुनाया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है मेरे। मैंने बताया था कि एक बच्चा, एक लड़का, उसका परीक्षा का परिणाम आया, उसका परिणाम क्या है ये पापा को पता नहीं था। पापा ने उसको बुलाया, उससे पूछा कि भाई तेरा रिजल्ट क्या है। उस लड़के ने जवाब दिया कि पापा, दिल्ली में एक ऑटो चालक की बेटी ने इंजीनियरिंग ऑल इंडिया टॉप किया है। तो पापा ने कहा कि भाई उसके ऑल इंडिया टॉप से मेरे को क्या है, उस ऑटो चालक की बेटी से, मेरे को तू अपना रिजल्ट बता। उसने कहा कि पापा, बंबई में एक ऑटो चालक की बेटी ने आईएएस टॉप कर लिया।
अरे उसने कहा भाई तू अपना बता, उसका बम्बई का और दिल्ली का उदाहरण क्यों दे रहा है? उसका पापा बेंगलोर में एक ऑटो चालक की बेटी ने मेडिकल की परीक्षा टॉप की है। तो अब पापा ने झल्ला करके कहा कि मेरे को ये सब क्यों सुना रहा है? तो बेटे ने कहा कि पापा मैं अपने फेल होने का राज समझ गया हूं, अगर आप ऑटो चालक होते तो मैं भी टॉप कर जाता। मेरा रिजल्ट तो खराब आया है, लेकिन मैं इसलिए रिजल्ट खराब आ रहा है मेरा कि अगर आप ऑटो चालक होते तो मैं बन जाता। अब आप उस बच्चे की इसकी मासूमियत के पीछे छिपे उसके कारण को सोचिए। वो बच्चे ने क्या किया है? उसने 3 अलग अलग घटनाओं में एक समान पैटर्न देखा कि जो तीनों टॉपर हैं उनके तीनों के पापा ऑटो चालक हैं। उसने वहां से एक सामान्य थॉट बनाया कि अगर टॉपर बनना है तो पापा का ऑटो चालक होना जरूरी है। ये उसने एक सामान्य अनुमान लगाया। ये इसका मतलब वो आगमन की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा है, आगमनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यही आगमन विधि का मूल तत्व होता है। तो ये आगमन के गुण है। आगमन विधि के दोष भी होते हैं। अच्छी विधि है, इतनी अच्छी, तो दोष क्या होते होंगे? आगमन विधि के दोष, दोष भी होते हैं। क्या दोष होते हैं? आगमन विधि के दोष। और दोषों को ध्यान से समझिए। आगमन विधि के सबसे पहला, सबसे बड़ा जो दोष होता है कि आगमन विधि में सूत्र और सिद्धांतों तक पहुंचना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, समय ज्यादा लगता है। तो फिर पाठ्यक्रम का जो विकास होता है वो बड़ी धीमी गति से होता है। तो मैं लिख देता हूं नंबर 1 दोष, सूत्रों सिद्धांतों तक पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया लंबी होती है, लंबी होती है, जिसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। और हर वो विधि जिसमें समय अधिक लगेगा, जिसमें प्रक्रिया लंबी होगी, उस विधि का दूसरा दोष अपने आप बन जाता है कि पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से करेगी। पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। तीसरा बड़ा दोष क्या होता है? तीसरा बड़ा दोष ये होता है कि बाजार में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें आपको उपलब्ध होंगी, उनमें से अधिकांश पाठ्य पुस्तकें आपकी आगमन पे आधारित नहीं होती, निगमनात्मक पे आधारित ज्यादा होती हैं। क्योंकि आगमन के माध्यम से हर सूत्र की स्थापना समझाए, ऐसे तो करके किताब इतनी मोटी हो जाएगी किताब। तो इसीलिए अधिकांश पाठ्य पुस्तकें या इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, इस विधि पर आधारित, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें कम मिलती हैं, कम मिलती हैं। ज्यादातर पाठ्यक्रम में निगमनात्मक पे ज्यादा काम किया होता है। चौथा चौथा दोष क्या होगा? कि प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखो, आगमनात्मक विधि से पढ़ाना हर किसी के बूते की बात भी नहीं होती है। आगमनात्मक विधि से पढ़ाना हर किसी शिक्षक के बूते की बात नहीं होती। वैसे तो गणित ही पढ़ाना हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। और कई लोग गणित पढ़ाए जा रहे हैं जो गणित की नहीं है, कई गणित की विधियों को पढ़ाए जा रहे हैं जो गणित के नहीं है। और इसीलिए फिर परिणाम ये होता है। हमारे एक गुरुजी ने गणित की विधियों में लिखा दिया आगमन विधि में कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मुझे बच्चों ने बताया, मैंने कहा कि गुरुजी कहीं ये बच्चों की जिंदगी खराब मत करो, करके सीखना क्या होता है पहले इसको सीखो। मैंने कहा करके सीखना आप ये मान रहे हो कि बच्चा पेन चला रहा है ये करके सीखना? ये करके सीखना नहीं होता है। पेन चलाना, हिलना, अपनी सीट पे बैठे बैठे हिल रहा है लिखते लिखते, तो ये करना थोड़ी है। करना वो होता है जब कोई ऐसा गतिविधि, ऐसा कोई कार्य किया जाए जो आपको सिखाए। प्रायोजना में ये होता है, ह्यूरिस्टिक में ये होता है, प्रयोगशाला में ये होता है, जो करके सीखना है। इसलिए उन विधियों में हम कहते हैं करके सीखना है। आगमन विधि सैद्धांतिक विधि है, कक्ष के अंदर प्रयोग की जाने वाली विधि और सैद्धांतिक तौर पे। तो करके सीखना आगमन विधि का गुण थोड़ी होता है, ये तो प्रयोगशाला का गुण होता है, ह्यूरिस्टिक का गुण होता है, प्रायोजना का गुण होता है। तो ये इसके दोष है।
तो बच्चों ये आगमन विधि के प्रमुख दोष हैं। तो प्रमुख गुण, प्रमुख दोष। तो अब आप आगमन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, मैं समझ रहा हूं। आगमन विधि को जब आप देखेंगे प्रतिपादक से आप देखेंगे, प्रतिपादक आगमन के अरस्तु हैं, यूनान के हैं, ग्रीक हैं, और गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि माना जाता है जिसमें बालक अपने तर्क, चिंतन, अपने निर्णय, अपने ध्यान से अलग अलग घटनाओं का, अलग अलग स्थितियों का अवलोकन करते हुए वो एक विशिष्ट पैटर्न पहचानता है और उसके आधार पर जनरलाइजेशन करता है। ध्यान रखो, ये जनरलाइजेशन इसका मूल तत्व होता है। जनरलाइजेशन करके एक सामान्य निष्कर्ष की स्थापना करता है। मैंने ये उदाहरण बताया कैसे करेगा सामान्य निष्कर्ष की स्थापना, सामान्य सिद्धांत की स्थापना कैसे करेगा। अलग अलग उदाहरणों की प्रस्तुति होगी, जो परिणाम आएगा उन परिणाम में वो कहीं एक समान पैटर्न देखेगा, समान पैटर्न देख करके एक सोच बनाएगा, एक सामान्य अनुमान बनाएगा, एक सिद्धांत बनाएगा कि हाँ सम और विषम कोई भी मान लिया जाए, कोई भी संसार का, उनका योगफल हमेशा विषम आता है। एक सूत्र बन गया, सिद्धांत बन गया कि किसी भी सम और किसी भी विषम का योगफल सदैव विषम होता है। सूत्र बन गया, आगमन कर लिया बच्चे ने। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, ये रेखा गणित से उदाहरण दिया, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180 होता है, n-2 गुणा 180 होता है। और ये तो सूत्र 10वीं क्लास का सूत्र है। अब आपने बच्चों को लेकिन आगमन से ऐसे बताया, अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करके, उनका निरीक्षण करके कि बच्चे ने बात पकड़ ली कि जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम का गुणा 180 में हो रहा है, क्योंकि आपने त्रिभुज वाली पद्धति से आपने बच्चे को वहां तक पहुंचा दिया और बच्चे ने जनरलाइजेशन कर लिया कि हाँ हर बार स्थिति यही आ रही है कि जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम करके और 180 में गुणा कर दो। तो भुजाएं अगर n है उसमें से 2 कम करूं -2 और 180 में गुणा कर दो, n-2 गुणा 180 काम हो जाएगा, n-2 गुणा 180 सूत्र बन गया आपका। तो ये जो होता है ये, इसीलिए फिर आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, उदाहरणों से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, ये होते हैं सोपान जो है आगमन विधि के सोपान। सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों की, अलग अलग उदाहरणों की प्रस्तुति होगी, उदाहरणों का निरीक्षण होगा, विशिष्ट पैटर्न तक पहुंचेगा बच्चा, पहचानेगा और उसके आधार पर सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करेगा, सूत्र बनाएगा, उनका परीक्षण और सत्यापन करेगा। और ये आगमन विधि के गुण और दोष। तो मनोवैज्ञानिक विधि है, मानसिक शक्तियों का विकास करती है, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, बालक को, अध्यापक और शिक्षक, विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। खोज का मार्ग, ये ध्यान रखेंगे, ये जो खोज का मार्ग है ये बड़ा शब्द, क्योंकि परीक्षा में ये शब्द आ चुका है कि कौन सी विधि खोज का मार्ग होती है। और इसके नीचे फिर मैंने जो कहा अनुसंधानात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। तो कई अनुसंधानात्मक विधियां या वैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, उनका आधार ही आगमन विधि होती है। उन विधियों में आप पढ़ोगे, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रयोगशाला विधि का आधार कौन सी विधि होती है, ह्यूरिस्टिक विधि का आधार कौन सी विधि, निम्न में से कौन सी होती है, वहां पे आपको आंख बंद करके डंके की चोट पर ढोल बजा करके आपको आगमन करना होता है। चैलेंज नहीं कर सकती दुनिया की कोई ताकत। और नवीन अवधारणाओं का, ये बिंदु को बड़े ध्यान से समझ लेना, नवीन अवधारणाओं का, नवीन संप्रत्ययों का परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि होती है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए और औसत पिछड़े बच्चों के लिए ये श्रेष्ठ मानी जाती है, ये गुण और ये दोष। तो विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आगमन विधि को समझिए, और आगमन विधि एक बार अच्छे से समझ में बैठ जाती है, फिर आपके लिए बाकी सारी विधियां एक फ्लो आपका बन जाता है। और निगमन विधि में तो कुछ नहीं है, निगमन अगर आपने आगमन समझ लिया तो निगमन विधि आप आधे से ज्यादा अभी समझ गए हैं। निगमन विधि इसकी उल्टी है, तो इसके जो गुण हैं वो उसके दोष हैं, जो इसके दोष है वो उसके गुण हैं। जैसे हमने इसका दोष लिखा कि लंबी प्रक्रिया है, निगमन विधि में गुण लिखेंगे कि बहुत तीव्र गति से काम करती है, उसका गुण बन जाएगा। हमने लिखा, गुण में लिखा कि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, उसका बन जाएगा दोष के अमनोवैज्ञानिक, रटने पे बल देगी, ये समझने पे बल देती है, वो रटने पे बल देती है। तो यूं उल्टा बड़ा निगमन विधि आप बड़े आराम से तुरंत समझोगे। चलिए विद्यार्थियों, आगमन विधि को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत प्यार से समझिए, बिना टेंशन के समझिए। हर विधि, हर चीज को मैं कंटेंट को पढ़ाता हूं, प्रयास करता हूं कि बच्चे के दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि बच्चे को टेंशन नहीं रहे, बच्चे को सुनते सुनते याद हो जाए, देखते देखते याद हो जाए। फिर जब भी कोई सवाल आएगा तो सारी चीजें तुरंत स्ट्राइक, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल बनते हैं, ध्यान रखो। गणित शिक्षण विधियों में, विज्ञान शिक्षण विधियों में इससे जुड़े बड़े अच्छे सवाल पढ़ते हैं। विज्ञान वाले खंड में तो मैंने अलग वीडियो विज्ञान के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल से डाल रखा है, आगमन विधि को यहाँ गणित में, गणित के परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।